हेलो 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 जिगर के टुकड़ों, कैसे हो सभी लोग? आई होप सो अच्छे होगे बेटा। तो अपने ड्रीमर सैडू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक और अमेजिंग सेशन के साथ हम लोग मिल रहे हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को बेटा आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अब तक हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लास्ट पढ़ा था। एक बार हम ये सिलेबस कंप्लीट कर लें बेटा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इन चैप्टर्स के PYQs को। ठीक है, तो अभी तक हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, आज ऑर्गेनिक में एंटर कर रहे हैं। बोर्ड लेवल का लेके चलेंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करनी है बेटा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर की बात करें, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की बात करें बेटा, तो अपनी ना डेली लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स बहुत सारे सिंथेटिक सब्सटेंसेस के प्रिपरेशन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन की तरह से काम करते बेटा। एक हेलोथेन होता है जिसे एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, एक क्लोरोक्विन होती है, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्लोरोक्विन मलेरिया के जो ट्रीटमेंट होता है उसमें यूज करते हैं हम लोग। इसके अलावा आपकी डीडीटी है, फ्रियॉन्स हैं, CFCs के नाम से जानते हो आप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो वहां पर भी हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का रोल है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी रखते हैं बेटा, जैसे हमारी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन। तो बहुत सारे हमारी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं हमारे लाइफ में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले तो आपको ये समझाता हूं कि भाई ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स बेटा आखिर होते क्या हैं। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की बात करें तो अगर आपने किसी एल्केन में से, सुनना बात को क्या कहानी है, अगर आपने किसी एल्केन में से बेटा एक हाइड्रोजन हटा दिया और ऐड कर दिया कोई हेलोजन एटम, माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, एल्केन माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, और एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन आप हटा सकते हो, उसकी जगह आप एक या एक से ज्यादा हेलोजन्स लगा सकते हो। तो ऐसे कंपाउंड्स जो एल्केन्स से हाइड्रोजन हटाकर रिप्लेस करते हैं हेलोजन को, तो फॉर्म होते हैं, उन्हें हम हेलो एल्केन्स बोलते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एल्केन है मीथेन, इसमें से बेटा मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता हूं लेट से क्लोरीन से। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? दैट इज ए अनदर थिंग। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? दैट इज एन अनदर थिंग बेटा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना जहां पर आपने एल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया हेलोजन से, इसको बेटा हेलो एल्केन्स बोलते हैं। ऐसे ही अगर आपने एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए होते, लेट से आपने दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए बेटा, मीथेन के दो हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिए, और इस बार रिप्लेसमेंट तुमने कर दिया मान लो ब्रोमीन से, तो ये जो चीज बनी है इसे भी हेलोजन, हेलो एल्केन्स हम कहेंगे, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जबकि जो हेलो एरीन्स होती हैं, यहां पर आप बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो किसी हेलोजन एटम से। तो बेंजीन का अगर हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो उसको हेलो एरीन बोलोगे, और एल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया बेटा तो उसको हम हेलो एल्केन के नाम से जानेंगे। आसान है, ठीक है। तो बहुत इजीली हम इनको सबसे पहले जो है समझ सकते हैं कि भाई आखिर कौन से कंपाउंड्स को हेलो एल्केन्स कहा जाता है या हेलो एरीन्स कहा जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो एल्केन से हाइड्रोजन रिप्लेस करके बनते हैं हेलोजन एटम्स के थ्रू, तो वो हेलो एल्केन्स होते हैं। और अगर बेंजीन से बेटा आपने हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो उन्हें हेलो एरीन्स बोला जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी काम है। इसके बाद सुनो, सबसे पहले हम इनका क्लासिफिकेशन देखो, क्योंकि हमें बेटा 2 क्लासेस में ऑलमोस्ट इस चैप्टर को फिनिश करना है, तो हम लोग सिर्फ अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग प्लीज, मैं बार बार पिछली क्लासेस में भी ये लगातार रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज ये नहीं सोचना कि मैंने कुछ स्किप किया, ये किया, हम करेंगे उन चीजों को जो क्लास में पढ़ाया था ना आपको, उससे थोड़ा सा प्रिसाइज रखेंगे, थोड़ा सा चीजों को कट करेंगे, क्योंकि कोशिश ये रहेगी कि बोर्ड ओरिएंटेड मैं रखूं चीजों को, एनसीईआरटी ओरिएंटेड रखूं, ये मेरी कोशिश रहेगी बेटा। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इनमें सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे।
क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? तो पहला जो बेसिस बना रहा हूं क्लासिफिकेशन का बेटा, वो बना रहे हैं हम ऑन द बेसिस एनसीईआरटी की सारी चीजें कवर करेंगे, एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, हैलोजन एटम्स का नंबर कितना है, उसके बेसिस पर बेटा हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हो सर नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पर? बड़ा आसान है बेटा, देखो तुम्हें भी सिखाता हूं। पहला हमारे पास होंगे मोनोहैलो कंपाउंड्स, मोनोहैलो कंपाउंड्स बेटा। तो मोनोहैलो कंपाउंड्स किसको बोलोगे? जिसमें नाम से आइडिया लग रहा होगा ना, जिसमें सिर्फ एक हैलोजन एटम होगा, जिसमें सिर्फ एक हैलोजन एटम होगा, इस तरह के कंपाउंड्स को आप मोनोहैलो कंपाउंड्स बोलोगे। कार्बन कितने भी हो सकते हैं, हैलोजन एक होना चाहिए। और इस वर्ड को मैं आगे क्वेश्चंस में भी यूज करूंगा। हम लोग एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी उस चीज को मैं ऑफलाइन बता चुका हूं, तो वहां पर हम इस वर्ड को यूज करेंगे कि हमें मोनोहैलो डेरिवेटिव्स बनाने हैं। मोनोहैलो डेरिवेटिव्स का मतलब होता है सिर्फ एक ही हैलोजन एटम होना चाहिए। ठीक है सर, आगे बताइए और क्या क्या हो सकता है सर इनमें? तो बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, ब्लैक वाले ही स्लाइड पे रखें, चलो। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा, वो होंगे तुम्हारे डाई हैलो डेरिवेटिव्स बोल दो या कंपाउंड्स बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बेटा, एक ही बात है। तो इसमें क्या होगा सर, इसमें दो हैलोजन एटम्स होंगे। अब दो हैलोजन एटम्स जो हैं बेटा, जो दो हैलोजन एटम्स हैं, वो हो सकता है एक ही कार्बन एटम पर हो। जो दो हैलोजन कंपाउंड्स हैं आपके, हो सकता है वो एक ही कार्बन एटम पर हो, थोड़ा स्पेस बना ही लेते, कोई बात नहीं। या फिर बेटा ऐसा हो सकता है कि जो दो हैलोजन्स हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे हों। एडजेसेंट पे भी हो सकते हैं और सेम पे भी। अगर सेम पर हैं दो, तो उसे बेटा जेमिनल डाईहैलाइड बोला जाएगा, जेमिनल डाईहैलाइड। और बेटा इसे आप शॉर्ट में जैम डाईहैलाइड से रिप्रेजेंट करोगे, जीईएम, जेम्स। जो जेम्स खाते हैं ना हम लोग, वही जेमिनल डाईहैलाइड्स हैं ये, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे। अच्छा, अगर एडजेसेंट पे दे दिया, एडजेसेंट पे दे दिया, बराबर में दे दिया, तो फिर इसे विसिनल, विसिनल डाईहैलाइड बोलेंगे बेटा। विसिनिटी से वर्ड बना है विसिनल, और विसिनिटी का बेटा मतलब होता है पड़ोसी, आसपास, तो इसे शॉर्ट में विस बोलेंगे, ठीक। अब दो से ज्यादा तीन होते तो ट्राईहैलाइड्स भी बोल सकते हैं, चार हैं तो टेट्राहैलाइड बोल सकते हैं, पांच है तो पेंटाहैलाइड बोल सकते हैं। तो उन्हें अब कॉमनली हम लोग कैसे लिख देंगे बेटा, सबको, अब तीन के बाद अगर जितने भी हैं उन सबको मैं साथ में पॉलीहैलो डेरिवेटिव्स या पॉलीहैलो कंपाउंड से बेटा रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब दो से ज्यादा सारे मेरे लिए पॉली हो गए, तीन है तो ट्राई होगा, चार है तो टेट्रा होगा, दैट इज अनदर थिंग। जैसे CCl4 है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ये चार क्लोरीन है इसके अंदर। तो बेटा दो से ज्यादा जो भी है उन्हें कॉमनली मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया, क्या ट्राई टेट्रा पेंटा का क्या अलग अलग बनाएंगे, तो साथ में उसको बोल दिया पॉलीहैलो कंपाउंड्स। ओके, तो ये तो हो गया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। आपने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स कितने ले रखे हैं उसके बेसिस पर बेटा ये क्लासिफिकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा बेटा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो रहेगा हमारे पास हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, देखें स्लाइड पर, बिल्कुल इसी पर हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो बेटा क्लासिफिकेशन रहेगा उसमें आप क्या करोगे, जो sp3 हाइब्रिड कार्बन है पहले उसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं। अगर हैलोजन sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 समझते हो ना, जिस कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, पहचानने का छोटा सस्ता जुगाड़ है वो sp3 है। ओके, एक डबल बॉन्ड पे sp2 आएगा और दो डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड पर sp आएगा। ओके, sp2 कब आएगा सर, जब
ऐसे करके एक डबल बॉन्ड आ जाए, या 3 सिग्मा गिन लो, कैसे भी करके मैं इतना मान के चल रहा हूँ बेटा, ये बहुत बेसिक चीज है। अब 11th से हम इसे सुनते आ रहे हैं, और मैं मानता हूं कि आप हाइब्रिडाइजेशंस कार्बन की निकाल लोगे। जो नहीं निकाल पाएगा वो समझ ले, सारे कार्बन के सिंगल बॉन्ड तो sp3, एक डबल तो sp2। ठीक, आ जाओ। तो sp3 कार्बन से हमारा हेलोजन जुड़ा होगा, उसमें हम पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा प्राइमरी, या इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड बोल सकते हो आप। ठीक है, 1 डिग्री हैलाइड्स किसको बोलेंगे, ध्यान से सुनना। जिस कार्बन एटम से आपने हेलोजन लगा रखा है उसको ध्यान से देखना। जिस कार्बन एटम से हमने हेलोजन लगा रखा है, अगर वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, अगर वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है बेटा, तो इसे हम 1 डिग्री हैलाइड बोलेंगे, या फिर इसे प्राइमरी हैलाइड बोला जाएगा। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो देखना है। ठीक है, इसके आगे भी ऐसे होता ना, अगर देखो मैं बताऊं थोड़ा सा आपको, इसके आगे भी बेटा मान लो ऐसे होता, तभी भी ये 1 डिग्री ही है, क्योंकि आपको ये कार्बन चेक करना है जो जो हेलोजन से जुड़ा है, उससे तो डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप 1 डिग्री हैलाइड बोलोगे। ऐसे ही अगर बेटा आपका जो कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अगर अटैच हो गया, डायरेक्टली देखो इस कार्बन को चेक करना है आपको, जो हेलोजन, X इज हेलोजन, हेलोजन समझते हो ना, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। छोटी छोटी कुछ बातें हैं, मैं ये मान के चलता हूं बेटा अभी थोड़ा सा कि आपको आते होंगे ये वर्ड्स। ठीक है, तो ये 2 डिग्री का हैलाइड है बेटा, या फिर हम इसे सेकेंडरी हैलाइड बोल सकते हैं, सेकेंडरी हैलाइड बोल सकते हो आप, इसे सेकेंडरी डाइहैलाइड बोल सकते हो बेटा। इसके बाद जो थर्ड क्लासिफिकेशन रहेगा, समझ तो गए होंगे सभी लोग कि भाई अगर हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है बेटे, वो फर्दर सिर्फ डायरेक्टली, देखना डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो, डायरेक्टली एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा उसके पास, ऐसे भी बच्चे कभी कभी याद कर लेते हैं। अगर हेलोजन वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री, एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, और 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, ऐसे भी याद कर लेते हैं। और 3 डिग्री को ही हम बेटा टर्शरी हैलाइड बोलते हैं, टर्शरी हैलाइड बोलते हैं। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है, और इन तीनों में ही आप ये चीज देखेंगे बेटा कि जो हेलोजन एटम है वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। ठीक, देखते चलना फटाफट से। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा क्लासिफिकेशन में, नेक्स्ट जो रहेगा बेटा क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या रहेगा, एलाइलिक हैलाइड्स, sp3 वाले में ही चल रहा है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट होंगे एलाइलिक हैलाइड्स। तो एलाइलिक हैलाइड हम किसको बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड्स किसके लिए आप वर्ड यूज कर रहे हो बेटा, तो देखना हमारा जो हैलोजन एटम है वो sp3 कार्बन से ही जुड़ा होगा, दिस इज एन sp3 कार्बन। लेकिन ये जो sp3 है ये फर्दर अगर किसी sp2 कार्बन से बेटा जुड़ा हुआ है, किससे, sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हैलाइड्स का एक स्पेशल नाम हम लोग रखते हैं, और इसको हम बोलो क्या बोलते हैं बेटा, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। आसान है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास sp3 में ही क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, sp3 का ही क्लासिफिकेशन रहेगा बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ये सब ना वर्ड्स यूज होते हैं आगे क्वेश्चंस वगैरह में, हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, तो ये एक बेसिक थीम, बेसिक आइडिया अपने दिमाग में होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। ओके, बेंजाइलिक हैलाइड बेटा किसको बोलोगे, ध्यान से सुनना, हमारा जो हैलोजन है वो sp3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो sp3 है ये फर्दर बेंजीन के sp2 से जुड़ना चाहिए। ये जो sp3 है ये बेंजीन से अगर बेटा जुड़ा हुआ है
तो ऐसे हैलाइड्स को बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ नहीं है। हैलोजन बेटा अगर डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा होगा दैट वुड बी योर एराइल हैलाइड। ठीक है, तो यहां पर जो आपका हैलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन से ना जुड़कर किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, sp3 कार्बन से। ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होगा बेटा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा sp2 हाइब्रिड कार्बन का। अगर हमारा हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है, sp2 से जुड़ा हुआ है, तो फिर उसका हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देख लेते हैं भैया sp2 में क्या हमारे पास हैलोजन का क्लासिफिकेशन रहेगा बेटा। तो sp2 में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे, जिसमें हमारा हैलोजन एटम डायरेक्टली किससे जुड़ा होगा, sp2 कार्बन से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, sp2 कार्बन से जुड़ा होगा, उसको विनाइलिक बोलेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं एराइल हैलाइड्स या फिर हेलोएरीन्स। तो जैसा कि बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि अगर हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ी हुई है, अगर हैलोजन डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई है, बेंजीन से, तब हम उसे एराइल हैलाइड बोलेंगे या हेलोएरीन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, हेलोएरीन। समझे। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है, एक बार जल्दी से देख लीजिए फिर से कि हम कैसे कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेटा हैलोजन एटम हमने क्लासिफाई किया, एक हैलोजन है, दो है या दो से ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट हमने बेटा क्लासिफिकेशन किया sp3 हाइब्रिड कार्बन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। और फिर इसके बाद हमने sp3 में ही अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स देखे। आपको बस सुनना है कौन क्या होता है, ठीक है ना। ये यूज होंगे, वर्ड्स यूज होंगे। कल को जब मैं बोलूं कि भाई बेंजाइलिक हैलाइड है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजाइलिक हैलाइड में बेंजीन था, फिर बीच में एक कार्बन था और फिर हैलोजन थी। सिस्टम सेम रहेगा, यही सिस्टम रहेगा। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या बेटा बताओ ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है क्या, CH CH2 और फिर हैलोजन लगा दिया, ठीक, तो आप कहोगे नहीं सर ये बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है। बेंजाइलिक हैलाइड का सीन फिक्स है, बीच में एक ही कार्बन होना चाहिए, हैलोजन और बेंजीन के बीच में बेटा एक ही कार्बन होना चाहिए। क्या समझे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास sp2 हाइब्रिड कार्बन में आ जाएंगे। sp2 में आ जाओगे तो sp2 में कौन बन गया, विनाइलिक हैलाइड बन गए हमारे पास। क्या बन गए, विनाइलिक हैलाइड। और दूसरा हमारे पास क्या बने बेटा, अराइल हैलाइड्स बने। क्या बने, अराइल हैलाइड्स। तो विनाइलिक और अराइल हैलाइड्स हमें दो sp2 में क्लासिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। क्या समझे। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेटा, कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं कहानी को, आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास बेटा हेलो एल्केन्स का आएगा नॉमेनक्लेचर। हालांकि 11th क्लास में मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप्स पकड़ के बढ़िया तरीके से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए बेटा नॉमेनक्लेचर सिखा रखा है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा डिस्कशन यहां भी कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमें नाम तो लिखने ही है बेटा, नेम्स तो हमें लिखने ही है, तो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो बेटा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का नॉमेनक्लेचर हम करेंगे दो तरीकों से। एक होगा कॉमन नेम, इनका कॉमन नेम, और एक होगा बेटा इनका IUPAC नेम। तो दो तरह के नाम होंगे इनके, एक कॉमन नेम होगा और एक IUPAC नेम होगा। कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए पहले आप एल्काइल ग्रुप लिखते हो, ठीक है, ये जर्नल है। और कुछ कॉमन नेम्स ना सेपरेट भी हैं, कुछ कॉमन नेम्स में आपको याद भी करवाऊंगा, थोड़े से कुछ कॉमन नेम्स होंगे उन्हें मैं याद भी करवाऊंगा बेटा आपको, ठीक है। तो कॉमन नेम लिखने के लिए पहले एल्काइल ग्रुप लिखते हो और बाद में हैलोजन लिखते हो।
IDE लगाकर, यानी हैलाइड के फॉर्म में। ठीक है। और IUPAC नेम जब लिखना होता है बेटा, तो हम पहले लिखते हैं हैलोजन को हेलो करके, और उसके बाद हम पेरेंट एल्केन का नाम लिखते हैं। नंबर वगैरह मेंशन करना होता है, पोजीशन मेंशन करनी होती है, वो तो सारे IUPAC के रूल्स फॉलो होंगे। अब एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो हमें लिखना है नाम CH3Cl का, तो CH3Cl का जो IUPAC नेम होगा, पहले हैलोजन लिखना है यानी क्लोरीन, तो आएगा क्लोरो बेटा। क्या आएगा? क्लोरो। क्लोरो। और एल्केन देखो एक कार्बन का है, तो क्लोरो मीथेन बेटा इसका नाम हो जाएगा। जबकि अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना होता, तो मैं पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखता, तो एल्काइल ग्रुप CH3 है, यानी कि मिथाइल। एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप नाम मिथाइल होता है बेटा। और हैलोजन को लिखोगे IDE लगाकर, यानी कि क्लोराइड। कैसे लिखोगे बेटा? क्लोराइड करके लिखोगे। आसान है ना? ऐसे लिख सकते हैं हम। एक और एग्जांपल देता हूं, देखो। उसके बाद कुछ कॉमन नेम्स आपको याद करवाऊंगा, जो कि एज इट इज यूज होंगे बेटा। ठीक है ना? जिनको आप सीधा सीधा यूज करोगे, तो वो एक दो लिखवाऊंगा आपको। अब जैसे ये है CH3CH2CH2Br, तो इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम। पहले कार्बन पे है तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखो पहले हैलोजन लिखना है, हैलोजन कौन सा है? ब्रोमीन, तो लिखोगे ब्रोमो, और फिर प्रोपेन, एल्केन का नाम डाल दोगे बेटा। ठीक है। जो कॉमन नेम इसका लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा N प्रोपाइल क्लोराइड। अब ये जो N लगा है ना बेटा, ये कई जगह आपको देखने को मिलेगा। N का मतलब होता है नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब होता है हैलोजन लास्ट कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट पे जुड़ा हुआ है। लास्ट फर्स्ट एक ही बात होती है, तो टर्मिनल कार्बन पे जुड़ा हुआ है लास्ट में, ऐसे स्ट्रेट चेन में। इसको बोलते हैं N प्रोपाइल क्लोराइड। अगर इसी क्लोरीन को बेटा मैं बीच में जोड़ दूं, तो ये तो 1 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। इसी क्लोरीन को बेटा अगर मैं इस तरीके से अटैच कर दूं, ब्रोमीन को यहां दे दूं, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा सर? इसका IUPAC नेम होगा बेटा, इसका IUPAC नेम क्या होगा बताइए? इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है। और अगर इसी का मुझे कॉमन नेम लिखना है, तो बेटा इसका कॉमन नेम होगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। अब ये याद रखना है बेटा आपको, ये आपको याद रखना है, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ये आपको याद रखना है। ये जो नाम आएंगे, आइसो वर्ड हम लोग यूज करते हैं जब सेकंड कार्बन पर सिंगल ब्रांच होती है, तो आइसो वर्ड हम यहां पे यूज कर रहे हैं, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड इसको बोला जाएगा। कुछ और कॉमन नेम्स हैं जो मैं चाहता हूं बेटा आपको याद रहें। तो कुछ और कॉमन नेम्स जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तो मैं एक लिस्ट छोटी सी बना रहा हूं यहां पर। CH3 CH2 CH Br यहां दे रखा है। या स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। CH2 Br यहां लास्ट में दे रखा है बेटा। CH3 CH2 Br इधर दे रखा है। CH3 CH3 और फिर तुम्हारे पास क्या रहेगा? CH3 और बेटा Br इधर दे रखा है आपको। ठीक है, देखते जाना, इन सब के कॉमन नेम्स अलग अलग हैं, और कॉमन नेम्स अलग अलग होने की वजह से आपको ये याद रखने पड़ेंगे बेटे कॉमन नेम्स। CH3 CH2Br। ठीक है, तो ये आपके पास 4 कार्बन वाले कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स आप मैं रिकमेंड करूंगा बेटा कि आप इनके कॉमन नेम्स को याद कर लें। ये इसका कॉमन नेम है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है,
और इसको मैं एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसको मैं बेटा शॉर्ट में NBUBR भी लिख सकता हूं। कहीं पे आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाए तो घबराना मत। इसके बाद बेटा ये हमारे पास है सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक। ये हमारे पास है बेटा टर्ट टर्चरी, टर्चरी, टर्ट फॉर टर्चरी, सेक फॉर सेकेंडरी, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड बेटा, और इसे भी शॉर्ट में लिख देते हैं TBUBR। कुछ क्वेश्चंस में लिखा हुआ है ना, इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। और फिर बेटा ये लास्ट आ जाएगा, देखो ये लास्ट आ जाएगा आपके पास। इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रहेगा बेटा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये कॉमन नेम्स आप याद रख लेंगे, ठीक है। जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं उनका नाम बेंजीन के साथ ही लिखा जाता है। जैसे इसका नाम बेटा होगा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। तो ये बेंजीन वाले नाम आपको बेंजीन के डेरिवेटिव्स के साथ ही लिखने होते हैं। ओके, तो नॉमेनक्लेचर में ये छोटे मोटे नाम आपको लिखने आने चाहिए, और ये कॉमन नेम्स याद रखना। आगे चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस वगैरह जब हम लोग लगाएंगे तब आपको ये कॉमन नेम्स क्वेश्चंस में दिखाई देंगे, ऐसे नाम आपको क्वेश्चंस में दिखाई देंगे बेटा। तो इनसे घबराना नहीं होता है, इन्हें थोड़ा सा ओपन करके सोचना होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आएंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब यहां से रिएक्शन शुरू होंगी। कुछ रिएक्शंस का मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा बेटा, और कुछ रिएक्शंस को आप डायरेक्टली याद भी रखोगे समझ के। तो जो याद रखने वाली रिएक्शंस हैं कोशिश करूंगा उसमें हम कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स बनाएं, कैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करके बाकी चीजों को जोड़ के लिखा जा सकता है, बाकी चीजों को जोड़ के लिखा जा सकता है, जिससे हमें चीजें याद रखना आसान होती हैं बेटा। ओके, तो आ जाओ। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल्स। और देखो क्योंकि रिएक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा यहां पर, और टाइम के लिमिटेशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे किसी भी चीज़ की, तो मैं आपको एक यहाँ पर सजेशन ये देना चाहता हूँ बेटा कि आप चीज़ों को ना कनेक्ट करके याद करो। जैसे ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलो एल्केन्स का, एल्कोहल से बना रहा हूँ, यानी स्टार्टिंग मटेरियल कौन है, एल्कोहल। अब आप जब एल्कोहल चैप्टर पढ़ोगे बेटा तो सेम रिएक्शंस आपको एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी मिलेंगी। तो आप क्या करना, आप इनको कनेक्ट करके याद रखना। जो ये रिएक्शन यहां आएगी एग्जैक्टली सेम रिएक्शन बेटा आपको एल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा। तो तब मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आपको पुराना रिएक्शन याद है, आपको ये याद है कि कैसे हमने एल्कोहल से हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अल्कोहल से बनाने का तरीका, अल्कोहल से सबसे पहला मेथड हम लोग बना सकते हैं। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं हम हेलोजन एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, या मैं इसको बिल्कुल जर्नलाइज्ड लिखता हूं, अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन बेटा कराते हो HCl से इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो रिएक्शन कैसे याद करनी है, ये H2O बाहर हो जाएगा बेटा, सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है, H2O बाहर हो जाएगा, क्लोरीन एल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा और आपको RCl मिलेगा। ये जो R लिखा है ये एल्काइल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, इस रिएक्शन की खास बात सुन लीजिए, इस रिएक्शन की खास बात सुन लीजिए, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, बिल्कुल वही जो आपको याद होना चाहिए बेटा। इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, और जहां कार्बोकैटायन बनता है वहां रीअरेंजमेंट हो सकती है। वैसे बहुत ज्यादा चांसेस बोर्ड एग्जाम में रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाने के नहीं होते हैं बेटा,
बाकी 11th में हमने पढ़ा था कार्बोकेटायन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो खुद को स्टेबल कर सकता है। कैसे स्टेबल कर सकता है? हाइड्राइड शिफ्ट से, एल्काइल शिफ्ट से, फिनाइल शिफ्ट से, रिंग कॉन्ट्रैक्शन से, रिंग एक्सपेंशन से, इन सारे तरीकों से कार्बोकेटायन बेटा अपने आप को स्टेबल कर सकता है। बट मैं अभी वो मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि आपको सिर्फ मैं वही बातें बता रहा हूं जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है। बट आज के बाद, ये पहली रिएक्शन है, आज के बाद जिस भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनेगा, जिस भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनेगा, उन सारे रिएक्शंस में बेटा रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी। किसकी पॉसिबिलिटी होगी? रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी। देयर इज ए चांस ऑफ रीअरेंजमेंट इन दोज रिएक्शंस, जहां जहां कार्बोकेटायन बनेगी वहां वहां। आसान है। चलिए, तो पहला ये हो गया। दूसरा, एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो बेटा क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है और 3 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, तो यहां रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल आप याद रख सकते हो बेटा, वो होता है 3 डिग्री का सबसे जोर से रिएक्ट करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री का। ठीक। इसके अलावा हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस, ये हमारे पास क्या रहेगा सर जी, इसका भी बता दो थोड़ा सा। तो बेटा हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहता है यहां पर, वो रहता है आपका, सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा आयोडीन, ये तो हमेशा के लिए फिक्स है, सबसे तेज आयोडीन का रिएक्शन रहेगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फ्लोरीन के रिएक्शंस बेटा काफी एक्सोथर्मिक होते हैं। तो हैलोजन एसिड्स भी बोल सकते हो आप यहां पर, एसिड्स। तो HCl, HI सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, देन HBr, देन HCl और देन फ्लोरीन। और इसका रीजन क्या है भाई? इसका रीजन था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है, इसका रीजन है साइज, आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो हम जो लोग भटक गए बेटा, थोड़ा उन्हें बता दूं, हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास आया है जो कि एल्कोहल से है। एल्कोहल में भी पहली रिएक्शन आई है जिसमें हम एल्कोहल को किसी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करा सकते हैं और उससे हम लोग हेलो एल्केन्स बना सकते हैं बेटा, उससे हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। ये पहला हमारा तरीका है हेलोजन हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करने का, ठीक है। और देखें, और देखते हैं नेक्स्ट मेथड जो रहेगा बेटा हमारे पास, एल्कोहल में ही चल रहे हैं अभी, एल्कोहल में ही। अब मैं इन सारे मेथड्स को कलेक्टिवली लिखूंगा क्योंकि किसी में भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, या चलो कलेक्टिवली लिखता हूं। ये आपके पास एल्कोहल है और इसका रिएक्शन बेटा आपने कराया PX3 के साथ, देखना PX3 के साथ बेटा। X यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है बेटा कोई भी, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है यहां पर। X आपका लिख देता हूं, X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। आयोडीन और फ्लोरीन हम इन रिएक्शंस में जनरली यूज नहीं करेंगे, फ्लोरीन के रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते, कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और आयोडीन के साथ बेटा रिवर्सिबल होने की प्रॉब्लम रहती है, तो ये क्लोरीन ब्रोमीन चलेगा। क्या क्या बनेगा सर यहां पर? RCl प्लस। जो साइड प्रोडक्ट है बेटा उसको कैसे याद रखोगे? तो यहां साइड प्रोडक्ट आपका बनेगा H3PO3, और ये Cl की जगह आप X मेंशन कर सकते हो जनरलाइज तरीके से, X मेंशन कर सकते हो जनरलाइज तरीके से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा इन्हें भी साइड प्रोडक्ट्स को याद कराने के तरीके थे हमारे पास कि 3 मॉलिक्यूल लेते हैं हम एल्कोहल के और 3 हैलोजेंस को भेजकर बाकी बचा हुआ, ऐसे करके मैं बता सकता हूं, देखो एक एल्कोहल। बट अभी ना मैं ये फोकस कर रहा हूं कि आप मतलब की बातों का ज्यादा ध्यान रखो। शुरुआत में तो ये सब चीजें अच्छी लगती है बेटा, ये PX3 है, ठीक है। तो देखो ये आपके पास, अगर हम PX3 की बात करें तो ये आपके पास बाहर हो जाएगा, देखो 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और फ्लोरीन,
फॉस्फोरस, और ये हैलोजन जुड़ जाएंगे आर से, ठीक है। बट अभी ठीक है, ये सब चीजें मैं नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं साइड प्रोडक्ट्स आपको चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा इन पे फोकस ना करें, साइड प्रोडक्ट्स पे। इसके बाद सर जी और बताइए, और बताइए। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा PCl5 के साथ रिएक्शन। यहां पर PBr भी नहीं लेना है, सिर्फ क्लोरीन चलेगा। इसके बाद बनेगा RCl, साथ में HCl, साथ में POCl3। और इसको भी बेटा हम केक कटिंग करके एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलने दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर जी? नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस एंड X2 बेटा। रेड फॉस्फोरस और X2 के साथ हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं, और इसमें भी बेटा आपका RX ही बनेगा, ठीक। इसमें सर X क्या हो सकता है बेटा? इसमें X ब्रोमीन या आयोडीन होगा। इसमें X क्या होगा? ब्रोमीन या आयोडीन होगा। इसके अलावा और बताइए सर। एक अच्छी रिएक्शन लास्ट वाली है, ये स्टार बना रहा हूं, एक सिंगल स्टार बना रहा हूं। इसका रिएक्शन बेटा हम करा सकते हैं SOCl2 के साथ। पेरिडीन और पेरिडीन के प्रेजेंस एब्सेंस में जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट बनते हैं बेटा। डिफरेंट का मतलब इन्वर्जन और उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होती है। फिलहाल सिर्फ SOCl2 के साथ चल रहे हैं। तो SOCl2 के साथ जब आप अल्कोहल का बेटा रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा RCl, साथ में SO2 और HCl। अब ये वाली रिएक्शन मैं बोल रहा हूं आपको कि इसके साइड प्रोडक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साइड प्रोडक्ट्स ध्यान क्यों रखने हैं? क्योंकि ये जो SO2 और HCl बने, ये गैसेस होते हैं बेटा। क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। अगर ये गैसेस हैं तो ये इजीली रिएक्शन मिक्सचर में से एस्केप हो जाते हैं। इजीली रिएक्शन मिक्सचर से क्या होते हैं? एस्केप हो जाते हैं बेटा। और अगर ये एस्केप हो जाएंगे तो हमें प्योर एल्काइल हैलाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? प्योर एल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो ये आपके पास बेनिफिट है इस रिएक्शन को यूज करने का। इनमें से किसी भी रिएक्शन में, अब सुन लो और क्या क्या इन सारे रिएक्शंस के लिए याद कर सकते हो। इनमें से बेटा किसी रिएक्शन में नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। तो कार्बोकैटायन इनमें से किसी में बनता नहीं है। अलग अलग मैकेनिज्म हैं इन सारे रिएक्शंस के, अपने को नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। भरोसा रखना बेटा, ठीक है, भरोसा रखना। नहीं देखना है तो नहीं देखना है। क्लियर? तो इनमें से किसी भी रिएक्शन में आपका कार्बोकैटायन जनरेशन नहीं होता है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रहा है। पहला हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करना शुरू किया है बेटा, और पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में एक रिएक्शन जिसमें कार्बोकैटायन बना लिया हैलोजन एसिड और ZnCl2 के साथ, इसे साथ में ल्यूकास रिएजेंट भी बोलते हैं। आगे एक टेस्ट करेंगे हम अल्कोहल वाले चैप्टर में बेटा, लूकास टेस्ट बोलते हैं उसको, अल्कोहल वाले चैप्टर में करेंगे। यही बेसिस होगा उसका। 3 डिग्री फास्ट रिएक्ट करता है, 2 डिग्री एंड सबसे स्लो जो रिएक्शन होती है वो 1 डिग्री अल्कोहल की होती है। दैट इज उसको आगे देखेंगे हम लोग बेटा। तो ये पहला मेथड था। इसके बाद ये कुछ और मेथड्स हैं, और इन सब में भी जो स्टार्टिंग मटेरियल है आप देखें वो अल्कोहल है बेटा। तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा यहां पर, क्योंकि कोई कार्बोकैटायन जनरेशन नहीं हो रहा है सर। आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं तो बेटा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास आ रहा है हेलो एल्केन्स का, वो है बेटा फ्रॉम, ये सेकंड नंबर डाल देते हैं इसमें, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स। अब ये मेथड थोड़ा सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, क्योंकि यहां एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके काफी, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं यहां से, दैट इज वाई ये एक इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है।
हाइड्रोकार्बन में बेटा पहला जो मेथड है वो है फ्रॉम एल्केन्स। आप एल्केन्स से बना सकते हो अपने हैलोजन एसिड्स को, हैलोजन कंपाउंड्स को, हैलोजन डेरिवेटिव्स को। एल्केन तो समझते हो ना सभी लोग, एल्केन्स। तो एल्केन्स का क्या करना है सर? एल्केन तो बता दिया आपने, अब इससे कैसे बनाएंगे हम? तो बेटा एल्केन्स का करना है आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब बता दो। तो बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम लोग हैलोजेंस का रिएक्शन कराते हैं यूवी रेज के प्रेजेंस में, एच म्यू रेज के प्रेजेंस में, एच एनर्जी देकर, एच म्यू एनर्जी देकर। इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, यूवी भी लिख सकता हूं, सनलाइट भी लिख सकता हूं, सब एक ही बात है। ठीक है, सब एक ही बात है बेटा। ओके, हीट भी कर सकते हो, हीटिंग से भी सेम काम होता है। तो ये आप यहां पर रिएक्शन कराते हो। अब इसमें छोटे मोटे जो पॉइंट्स मैं चाहता हूं आपको याद रहें। फ्लोरीनेशन बेटा, अगर आप फ्लोरीन यूज करते हो तो जो फ्लोरीनेशन होता है, फ्लोरीनेशन इज एक्सोथर्मिक, और ये कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग, हाईली कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। जो क्लोरीनेशन के बारे में याद रखनी है बेटा बात, इज नॉन सेलेक्टिव। ये हर एक हेलोजिनेशन के बारे में, मैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन इसको बोलते हो, एक एक पॉइंट बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। फ्लोरीनेशन एक्सोथर्मिक है, कंट्रोल नहीं कर पाते इसलिए कराएंगे नहीं। क्लोरीनेशन नॉन सेलेक्टिव है बेटा, नॉन सेलेक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव, नॉन सेलेक्टिव। तो नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या है सर? बेटा नॉन सेलेक्टिव का मतलब यह है कि हर पॉसिबल टाइप ऑफ हाइड्रोजन पर हैलोजन अटैच होगा। अभी मैं इसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, पहले लिख लीजिए। तो नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या है? और हैलोजन या क्लोरीन, क्लोरीन को हर पॉसिबल टाइप ऑफ हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है। ये तुम्हारे याद करने के लिए बात लिख दी मैंने। क्लोरीन को हर पॉसिबल टाइप के हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है, करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव होता है बेटा, ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव होता है, इज सेलेक्टिव, मतलब ये सिर्फ स्टेबल फ्री रेडिकल जहां बनता होगा वहां पे किया जाएगा। और आयोडीनेशन, क्योंकि देखो मुझे इन सबसे ज्यादा मतलब नहीं है, मैं क्लोरीनेशन ही कराऊंगा आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसी पर फोकस भी रखूंगा अपना। आयोडीनेशन जो होता है बेटा, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल, और इसीलिए हम इसे किसी एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 के प्रेजेंस में, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड ले सकते हो या कोई पर ऑक्साइड वगैरह। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि आपको ध्यान क्लोरीनेशन पे रखना है। अब इसका मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूं, तब ये कहानी थोड़ी सी और क्लियर होगी। बाकी आप असर्शन रीजन के लिए ये याद रख सकते हो। अच्छा, इसमें क्लोरीनेशन में हम लोग बेटा मेजर माइनर प्रोडक्ट्स भी निकालते हैं, बट आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी वहां नहीं जाना है। लिखा रखा होगा इसकी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी इनटू नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन्स, सेकेंडरी हाइड्रोजन्स और टोटल हाइड्रोजन से डिवाइड किया। नहीं, बिल्कुल प्लीज मत करना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल नहीं करना। अब सुनो इस बात का मतलब, ये तुम्हारे काम की बात है। जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, ये प्रोपेन, एल्केन लेना है बेटे। स्टार्टिंग मटेरियल ध्यान रखना क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है बेटे? स्टार्टिंग मटेरियल है प्रोपेन, ठीक। एल्केन्स आपके स्टार्टिंग मटेरियल है, और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं क्लोरीन के साथ। यूवी रेज लिख दिया, सनलाइट लिख दिया, हीट लिख दिया, सब काम सेम करना, ठीक है। तो
हर पॉसिबल हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, हर पॉसिबल हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। देखो इस प्रोपेन में दो हाइड्रोजन है, दो डिफरेंट तरह के, एक तो ये है 1 डिग्री का हाइड्रोजन, एक ये है बेटा 2 डिग्री का हाइड्रोजन। ये भी फिर से 1 डिग्री का है और ये सेम है, ये दोनों सेम है, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। तो ये दो तरह के हाइड्रोजन है। अगर मुझे इसके मोनो क्लोरो प्रोडक्ट्स बनाने हैं, मोनो क्लोरो प्रोडक्ट्स का मतलब एक क्लोरीन रिप्लेस करना है, तो बेटा मैं दो प्रोडक्ट्स इसके बनाऊंगा। CH3 बीच वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो एक तो 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, और एक मैंने ये रिप्लेस कर दिया तो बेटा ये आपका 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। आप इसको भी रिप्लेस कर सकते थे, उससे भी 1 क्लोरोप्रोपेन ही बनेगा। ओके, तो यहां से क्वेश्चन है बेटा आपके एग्जाम एनसीईआरटी में, तो मुझे लगता है ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये बिल्कुल मस्ट चीज है जो आपको बेटा ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि भाई हमारे पास, इसमें एक दो मैं क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे हमारे पास मैं पूछता बताओ सारे प्रोडक्ट्स बताइए, प्रिडिक्ट ऑल द प्रोडक्ट्स मोनो हेलो प्रोडक्ट्स ऑफ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। या फिर मैं आपसे पूछता बेटा कि हमारे पास सेक एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं, एन ब्यूटेन, सॉरी, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो खुद ही हैलोजन हो गया, एन ब्यूटेन, ठीक है। और आइसोब्यूटेन, इन्हें भी बना के दिखा दूंगा क्वेश्चन के फॉर्म में। तो बेटा एन ब्यूटेन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे और आइसोब्यूटेन से कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये आपको बताना है। हम इनका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। आप लोग प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपके पास ये लग्जरी है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद को 2 मिनट दीजिए और इनके आंसर्स बताइए, ठीक। ये मानकर के आपने मेरी बात मानी है और वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को लगाया है, मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूं बेटा। तो देखो ब्यूटेन होता है आपका CH3, CH2, CH2 और CH3। अब इसमें दो ही टाइप के हाइड्रोजन मुझे दिख रहे हैं, एक तो 1 डिग्री का, एक 2 डिग्री का, सेम है बाकी। तो इसका जब हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराया बेटा यूवी रेज के प्रेजेंस में, तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक प्रोडक्ट तो बेटा ये बना लोगे CH3 CH2 CH2 CH2Cl, और एक प्रोडक्ट बेटा ये बना लोगे CH3 CH2 CHCl CH3। क्या समझे, दो बन जाएंगे इसके, ठीक है। अब इसमें एक कायरल कार्बन वाला भी है। तो देखो क्वेश्चन ने अगर आपको और टफ करने की कोशिश करी तो ये वाला जो प्रोडक्ट बना है बेटा, ये कार्बन कायरल है। कायरल अभी हम लोग आएंगे थोड़ी सी देर में। कायरल उसको बोलते हैं जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से सेटिस्फाइड होती हैं। और ऐसे कायरल कार्बन वाले, सिंगल कायरल कार्बन वाले जिसमें एक कायरल कार्बन है, मॉलिक्यूल्स हमेशा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। याद है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी, लाइट को मोड़ देते हैं राइट या लेफ्ट में। ओके, तो ये कायरल है, इसके दो फॉर्म्स बनेंगे, इसके डी और एल दोनों फॉर्म्स बनेंगे। बट ठीक है, अभी फिलहाल तो नहीं लगता है कि बोर्ड में इतना जाएगा, बट ठीक है, याद रख लेना, दिमाग में डाल दिया है मैंने। इसके दो फॉर्म्स बनेंगे बेटा। अब आ जाओ आइसोब्यूटेन पर। आइसोब्यूटेन पर कमेंट करके बताना अगर जो है कोई प्रॉब्लम आती है अपने को। दिस इज बेटा आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन है, सेकंड कार्बन पर सिंगल ब्रांच इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन, ठीक। तो इसमें बताइए, इसमें भी बेटा दो ही प्रोडक्ट्स अगर आप देखो तो तीन तो 1 डिग्री वाले हैं, मार्क करूं, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो सेम है, क्या समझे। तो किसी से एक से हटा लो और प्रोडक्ट बना लो बेटा। ये बना लिया मैंने, और इसका एक और प्रोडक्ट आइसोमर में बना सकता हूं। बीच वाला हाइड्रोजन मुझे डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो CH3 Cl, यहां पर CH3 और CH3 बेटा। एनसीईआरटी ने 2-3 क्वेश्चन दे रखे इस टॉपिक से, प्लीज इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में
क्वेश्चंस आप जरूर देखना, यहां से आपको जो है क्वेश्चन दिखाई दे सकता है बेटा, क्या समझे। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या करना है, हमारे पास रहेगा एन पेंटेन, इसमें आपको बताना है कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, मोनो हेलोजनेशन कराना है, मतलब एक ही हेलोजन रिप्लेस करनी है। और बेटा एक है आइसोपेंटेन, सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच, टोटल 5 कार्बन, और इसका आपको क्लोरीन और यूवी रेज के साथ रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाना है बेटा। ये आप घर से ट्राई करेंगे, मुझसे कमेंट्स में पूछेंगे। तो जो भटक गए उनको वापस रास्ते पर लेकर आता हूं। हम लोग बेटा हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स की। इससे पहले हमने अल्कोहल से प्रिपरेशन पढ़ा है, अब हम हाइड्रोकार्बन से देख रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में भी हमने पहला मेथड एल्केन लिया है बेटा, और जो दूसरा है वो हम लोग अब यूज करेंगे, क्या हम यूज करेंगे बेटा, एल्कीन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में बी पार्ट है फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स से हम लोग बना सकते हैं। एल्कीन से कैसे बनाओगे सर, तो ये भी 11th क्लास की रिएक्शन है, इससे पहली वाली भी जो रिएक्शन थी बेटा वो 11th क्लास की ही रिएक्शन थी, ठीक है। तो देखो एल्कीन से कैसे बनाओगे, एल्कीन्स में बेटा हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन लेंगे और इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे हैलोजन एसिड के साथ। तो यहां मार्कोनिकॉफ आपको याद आता होगा, ये टूटेगा H प्लस और X माइनस में, ठीक है। आपको क्या याद होता होगा, मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था, मार्कोनिकॉफ ने ये कहा था कि नेगेटिव पार्ट जो जुड़ेगा एडेनम का, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेनम जिसे आप जोड़ रहे हो ना बेटा उसे एडेनम बोलते हैं। HX को जोड़ रहा हूं तो HX एडेनम है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेनम will attach to the carbon having less hydrogen। तो बेटा नेगेटिव पार्ट जो होगा एडेनम का वो उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। इन दोनों में से डबल बॉन्ड पर, इन दोनों में से इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास 2 है, तो नेगेटिव पार्ट यानी X माइनस जुड़ेगा इससे, ये बनेगा CH3, CHX यहां आ जाएगा, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और H ये वाला H जुड़ेगा बेटा इस साइड, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। ये मार्कोनिकॉफ है। बट ठीक है, अब मैंने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिल पे पत्थर रख के आपको बता दिया कि ऐसा होता है, लेकिन बेटा ये रिएक्शन में भी ना कार्बोकेटायन जनरेशन होती है और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी यहां भी होती है। बट आप ज्यादा परेशान ना हो, इतना भी याद रख के जाओगे तो काम चलेगा, ठीक है। तो आप याद रखें इस रिएक्शन की हाइलाइट्स हैं, यहां भी कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बेटा फॉर्म होता है, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। इस रिएक्शन के अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो कार्बोकेटायन बेटा यहां पर फॉर्म होता है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स अगर हम देखें, हैलोजन एसिड्स वो सेम ही है बेटा, HI सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, देन HBr, देन HCl एंड देन HF। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा, क्या समझे, ठीक है। इसमें एक जो चीज याद रखनी है, नोट बनाकर, साथ में नोट बनाकर क्या याद रखना है सर हमें से, एडिशन ऑफ HBr विद परऑक्साइड, एडिशन ऑफ HBr इन परऑक्साइड।
अगर आपने परऑक्साइड लेकर HBr का एडिशन कराने की कोशिश करी तो बेटा वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी। ये भी 11th में ही था, एंटी मार्कोनिकॉफ। कोई बात नहीं, 11th में भूल गए हो, याददाश्त चली गई है, अब बता रहा हूं, अब याद रखना। सिर्फ HBr, HCl नहीं, HF नहीं, HI नहीं, वो एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं करते। एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ किसके लिए याद करना है हमें? HBr के लिए। तो बेटा अगर आपने क्या किया, HBr का एडिशन कराया, दोनों लेके चलते हैं, इसमें ऐसा करते हैं, एक बार परऑक्साइड के साथ और एक बिना परऑक्साइड के साथ। तो अगर बेटा आप ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन HBr से करा रहे हो सिर्फ, और इसकी रिएक्शन करा रहे हो HBr और परऑक्साइड से, HBr और परऑक्साइड से, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? पहले केस में मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा बेटा, CH3 CH2 CHBr CH3, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा, Br नेगेटिव पार्ट है जहां हाइड्रोजन कम है। और दूसरे केस में बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा, यानी ब्रोमीन जुड़ेगा वहां जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, जहां क्या है? ज्यादा हाइड्रोजन है। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो ऊपर वाला प्रोडक्ट बनाया है सर ने, वो बेटा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, और दूसरा प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ है। बट एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr, HCl के साथ मत कराना। HCl चाहे परऑक्साइड के साथ हो चाहे परऑक्साइड के बिना हो, हमेशा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही बनाना है। HBr के लिए सोचना है बेटा। और ये रिएक्शन याद रखना, कन्वर्जेंस में ग्रुप्स की पोजीशन बदलने के लिए काफी हेल्पफुल रिएक्शन है, आगे बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो ये आपके पास रहा अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कीन्स से। अच्छा, एल्कीन में भी दो तरीके हैं बेटा। फर्दर एल्कीन में एक तरीका तो ये हो गया कि हेलोजन एसिड डाल दो, एक और तरीका है एल्कीन्स में ही, एल्कीन्स में अगर आप डायरेक्ट बेटा हेलोजन डाल दोगे, एल्कीन्स में अगर आप डायरेक्ट हेलोजन्स डाल दोगे, डार्क लेना है CCl4 के प्रेजेंस में, या कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हो, दोनों कार्बन पर क्लोरीन आ जाएगा। ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन आ जाता, और ब्रोमीन वाले रिएक्शन को तो हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर जो होता है बेटा वो रेड कलर का होता है, और अगर मैं ब्रोमीन को यहाँ पर ऐड करूंगा CCl4, कोई भी नॉन पोलर मीडियम CS2 CCl4 आप ले सकते हो, तो ब्रोमीन इन दोनों कार्बन एटम्स पर ऐड हो जाएगा, एंड ये जो चीज बनेगी एल्काइल हैलाइड, ये कलरलेस है। तो किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है कि नहीं वो पता करने के लिए भी आप इस रिएक्शन को यूज करते हो। इसे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कहा जाता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कहा जाता है बेटा, क्या समझे? ठीक है, तो ये हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स के। अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा वो हैलोजन एक्सचेंज है। हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं यहां पर हैलोजन्स का एक्सचेंज करने वाला हूं बेटा। हम यहां पर हैलोजन्स को क्या करने वाले हैं? एक्सचेंज करने वाले हैं, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब, अरे एक्सचेंज का मतलब एक्सचेंज रे, ठीक है, मतलब एक हैलोजन हटाकर दूसरा हैलोजन लगाएंगे। तो इसमें दो नेम रिएक्शंस हैं, याद रखना। पहला है बेटा आयोडीन का रिप्लेसमेंट, जिसे फिनक्लिस्टीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, नाम से याद रखना इसे। इसमें हम करते हैं, हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है ऑलरेडी, एक्स क्या हो सकता है सर? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हो सकता है, और इसकी रिएक्शन NaI से करा दो,
एसीटोन मीडियम लेकर, एसीटोन मीडियम लेकर, तो ये NaX बेटा बाहर हो जाएगा, आयोडीन आपका जुड़ जाएगा। ये जो NaX है ये पीपीटी की तरह एसीटोन में नीचे सेटल हो जाता है बिकॉज इट इज लेस सॉल्युबल इन एसीटोन देन NaI। NaI इज मोर सॉल्युबल, तो इसलिए नीचे सेटल हो जाता है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलती रहती है। एक और रिएक्शन है बेटा इसी में जिसे हम स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं, और जो स्वार्ट्स रिएक्शन है वो बेटा यूज की जाती है फ्लोरीन के रिप्लेसमेंट में। किसमें? फ्लोरीन के रिप्लेसमेंट में हम इसे यूज करते हैं। अब फ्लोरीन का रिप्लेसमेंट कैसे कराते हो सर? तो बेटा फ्लोरीन का रिप्लेसमेंट कराने के लिए आप फिर से एक हैलोजन लोगे, एल्काइल हैलाइड लोगे, यहां पर फिर से एक्स क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, और इसकी रिएक्शन कराओगे किसी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ। सर कौन कौन से मेटेलिक फ्लोराइड हम यूज कर सकते हैं? यहां पर एक दो एग्जाम्पल ही बता दो। तो बेटा मैं बता दूं आपको, आप यहां पर AgF यूज कर सकते हो, Hg2F2 यूज कर सकते हो, इसके अलावा आप COF2 यूज कर सकते हो, आप SbF3 यूज कर सकते हो। ये सारे मेटालिक फ्लोराइड्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। होगा क्या सर? होगा कुछ नहीं बेटा, ये AgX बाहर हो जाएगा और फ्लोरीन रिप्लेस कर लेगा। कार्बोकेटायन जनरेशन यहां भी नहीं है, तो आप जो है इसे एज इट इज ही याद रखेंगे नाम से। तो स्वार्ट्स रिएक्शन और हमारे पास फिनक्लिस्टीन रिएक्शंस हैं जो हमें याद रखने हैं बेटा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम बात करेंगे हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन की। कॉपी कर लो, फिर इसके बाद बात करनी है हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन करना है अपने को। प्रिपरेशन खत्म हो जाए आज, और देखता हूं फिर कितना टाइम मिलेगा, तो उस हिसाब से एक आध केमिकल प्रॉपर्टी, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी, रिएक्शन विद मेटल्स और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हेलो एरीन्स की भी एक प्रॉपर्टी अपने को देखनी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये हो जाएगा बेटा 2 दिन में, बहुत इजीली फिनिश कर लेंगे हम इसको, डोंट वरी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स बेटा, एक भी रिएक्शन मैं एनसीईआरटी की स्किप नहीं करूंगा। आप ये समझ लें कि पूरा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा। आप इस क्लास को देखकर जाएं, बेशक आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप रिवीजन कर रहे हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं, दोनों ही केसेस में ये आपको फायदा देगी। ओके, 2x पे देखना आराम से, तो और भी कम टाइम में आप इसे कवर कर पाओगे बेटा। तो हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो पहला मेथड है फ्रॉम बेंजीन, या बेंजीन के डेरिवेटिव्स भी ले सकते हैं हम। बेंजीन से बना सकते हैं। तो सर बेंजीन से कैसे बनाओगे? तो बेटा बेंजीन पकड़ लो, बेंजीन पकड़ लिया सर, ये रहा। ठीक, इसकी रिएक्शन हम करा सकते हैं बेटा किसके साथ? हैलोजेंस के साथ, किसी लुईस एसिड के प्रेजेंस में, AlCl3। तो थोड़ा सा हिंट देता हूं क्या करता है ये बेटा। AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये उड़ा लेता है, माइनस प्लस। लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर लेगा। तो खुद तो ये AlCl4- बन जाएगा और पीछे बचेगा बेटा Cl पॉजिटिव। ये जो Cl पॉजिटिव है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है बेटा। और इस इलेक्ट्रोफाइल को आप बेंजीन पर जोड़ोगे, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्लोरीन वहां पर जुड़ेगा। 11th में इनके मैकेनिज्म्स भी डिस्कस होते हैं, बट ठीक है अभी फिलहाल के लिए ये क्लोरीन जुड़ जाएगा। जहां क्लोरीन जुड़ेगा जिस भी पोजीशन पे, अभी तो सारी पोजीशन सेम है क्योंकि कुछ लगाया हुआ नहीं है, तो वहां से एक हाइड्रोजन बेटा रिप्लेस करेगा और वो हाइड्रोजन AlCl4- से मिलकर HCl और AlCl3 रीजनरेट कर देगा। जो पहले स्टेप में यूज किया था बाद में वैसे ही मिल भी जाएगा लास्ट में अपने को। ठीक है, बट ये क्लोरीन आप इस बेंजीन से जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन।
क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अगर बेंजीन पर बेटा पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट होता, अगर बेंजीन पर बेटा पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट होता, तो फिर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो डिसाइड करता कि हैलोजन कहां आके जोड़ना है आपको। जैसे मिथाइल ग्रुप होता तो बेटा मिथाइल ग्रुप प्लस एच की वजह से, प्लस एच की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यहां पर जब आप क्लोरीन जोड़ते, कोई लुइस एसिड लेकर FeCl2 भी आप यूज कर सकते हैं बेटा। FeCl2 भी एक लुइस एसिड है, या सिर्फ आप Fe यूज कर सकते हो, ये भी एक लुइस एसिड है। ठीक है, ये भी FeCl3 बना लेता है, मतलब FeCl2 बना लेता है, तो बन जाएगा बेटा। कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। FeCl2 3 दोनों ही आपके लुइस एसिड्स है। तो यहां बेटा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, यानी कि अब CH3 ये डिसाइड करेगा कि क्लोरीन कहां जुड़ रहा है। तो ये क्लोरीन यहां जुड़ सकता है और बेटा पैरा पे जुड़ सकता है। ऑर्थो पैरा समझते हो ना, ग्रुप के बराबर वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ये वाली मेटा, और जो अपोजिट पोजीशन होती है ये पैरा होती है। और ये जो प्रोडक्ट पैरा वाला बनेगा ये बेटा मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका। क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो आप इसे फटाफट से कॉपी कीजिए बेटे। ये हमारे पास है बेंजीन के साथ प्रिपरेशन। सो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गया। ठीक, अब आ जाओ अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे स्टार बना लेना। लगभग लगभग हर चैप्टर में इससे मिलता जुलता रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सेंड मेयर रिएक्शन नेक्स्ट है हमारे पास बेटा। सेंड मेयर्स रिएक्शन बड़ी फेमस सी अच्छी सी रिएक्शन है, सेकंड मेथड है ये प्रिपरेशन का। तो इसमें क्या करते हैं सर? इसमें बेटा हम लेते हैं एनिलीन। ये कॉमन नेम याद रखना, 2-4। अब देखो ये ऐसे मत सोचना कि सर कितने सारे नाम याद करेंगे सर, रोज नए आते जा रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है बेटा, जो आता जाए उसको याद करते जाओ। अलग से एफर्ट लगाने नहीं बोल रहा हूं, जो आता जाए उसको याद करते जाओ बस। ठीक है, तो ये आ गया एनिलीन। आज के बाद एनिलीन आपको याद हो, और ये जो था ये टॉलुइन था, इसे भी बेचारे को याद कर लो, टॉलुइन। तो आज 2 आए, ये 2 याद किए हमने, ऐसे कल 1-2 आएगा उसको याद करेंगे। तो डेली एक एक आता जाए तो उसे याद कर लो, अपना 8-10 ऐसे बैठेंगे टोटल। एनिलीन का रिएक्शन बेटा सबसे पहले हम कराएंगे नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड HNO3, नाइट्रस एसिड बेटा HNO2 को बोलते हैं, और इसे बनाते हैं HCl प्लस NaNO2 से। ये होता है HNO2 नाइट्रस एसिड। ये NaCl बाहर हो जाता है और HNO2 इन situ ही बनाया जाता है बेटा। इसे इन situ का मतलब होता है रिएक्शन में ही प्रिपेयर किया जाता है, पहले से स्टोर करके नहीं रखते। रिएक्शन में ये दोनों चीजें डाल देते हैं और नाइट्रस एसिड बन जाता है। ये नाइट्रस एसिड एनिलीन के साथ रिएक्शन करके एक बड़े मजे की चीज बनाता है बेटा, जिसे हम डाई एजोनियम सॉल्ट कहते हैं। डाई एजोनियम सॉल्ट कहते हैं, डाई एजो सॉल्ट बोलते हैं। डाई एजो, एजो वर्ड नाइट्रोजन के लिए यूज होता है बेटा, इसलिए 2 नाइट्रोजन होने की वजह से इनका नाम पड़ता है डाई एजो सॉल्ट्स। ये जो डाई एजो सॉल्ट्स हैं बड़े काम के ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स होते हैं बेटा। इनसे आप बहुत सारी चीजें प्रिपेयर कर सकते हो। आगे भी हम बातचीत करेंगे, हर चैप्टर में डाई एजोनियम सॉल्ट्स आपको मिलेंगे जो कि वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस बनाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। फिलहाल मैं इनसे हेलोएरिन्स बनाऊंगा। तो अगर बेटा आपने इनकी रिएक्शन कराई Cu2Cl2 से HCl के प्रेजेंस में, तो इससे क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अगर आपने बेटा इसकी रिएक्शन कराई Cu2Br2 के साथ HBr के प्रेजेंस में, तो इससे बनेगा ब्रोमोबेंजीन। अगर बेटा आपने इसकी रिएक्शन कराई Ki के साथ,
तो इससे आयोडोबेंजीन बनेगा, और अगर आपने इसे हीट कर दिया HbF4 के साथ तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा। इनमें जो नेम रिएक्शन आपको याद रखने हैं, ये सैंडमेयर्स रिएक्शन है बेटा, सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। इसको बाल्स शिमेन रिएक्शन कहते हैं, बट वो याद नहीं करनी बेटा, है ना, वो याद नहीं करनी। अगर आप बेटा इसकी रिएक्शन कराते हो सिर्फ कॉपर और HCl के साथ, कॉपर HCl के साथ, तब भी आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। और अगर आपने इसकी रिएक्शन कॉपर HBr के साथ कराई बेटा, तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। बट इन दो रिएक्शंस को हम गेटरमैन रिएक्शंस बोलते हैं बेटा, गेटरमैन रिएक्शंस, वो सैंडमेयर रिएक्शंस थे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं अपने हेलो एरीन्स को। और इसके साथ ही हम फिनिश कर रहे हैं आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। एक बार जल्दी से बताऊं क्या क्या पढ़ा हमने, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने बनाया बेटा एल्कोहल से, एल्कोहल से बनाया, HCl और ZnCl2 लिया, लुकास रिएजेंट लिया। फिर उसके बाद PX3 PCl5 रेड फॉस्फोरस X2 या SOCl2 ले सकते हैं बेटा। हाइड्रोकार्बन्स में फिर हमने एल्केन लिया पहले, एल्केन के बाद हमने नेक्स्ट जो है, एल्केन के बाद एल्कीन्स लिए, एल्कीन्स का रिएक्शन कराया, ठीक है। हेलोजन एसिड से करा सकते हैं या डायरेक्ट हेलोजन से भी करा सकते हैं। इसके बाद हेलोजन एक्सचेंज कराया बेटा, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन देखे। फिर हेलो एरीन्स बनाए बेंजीन से, बेंजीन के बाद हमने सेंडमेयर रिएक्शन देखी, और अब हम बेटा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बता दूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा मैं सारे चैप्टर्स की कंबाइन करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक जैसी होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब, ठीक है। तो कंबाइन करके पढ़ाऊंगा। जो हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हैं बेटे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स अगर ले रहे हैं, तो हेलो एल्केन्स की 3 प्रॉपर्टी आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है अच्छे से। एक है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन अभी बात करेंगे बेटा। दूसरा है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है। तीसरा है बेटा आपका रिएक्शन विद मेटल। कोशिश करूंगा इसमें से 2 प्रॉपर्टीज को मैं आज ही कवर कर लूं। छोटी वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बड़ी जरूरी है बेटा, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास देखेंगे। और जो हेलो एरीन्स हैं उसकी बेटा 2 प्रॉपर्टी आपको देखनी है। एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है। अब देखो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये बहुत फास्ट तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी देखना है। और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ये 5 केमिकल प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है बेटा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के केस में, ठीक है। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूं बेटा कि ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स का क्या झगड़ा है। तो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की, तो न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं, इन्हें हम शॉर्ट में NU- करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा न्यूक्लियोफाइल्स कौन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होती हैं इलेक्ट्रॉन रिच चीजें, इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा सर, इलेक्ट्रॉन का अमीर कौन होगा। तो बेटे इलेक्ट्रॉन का अमीर वो होगा जिसपे या तो नेगेटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो फिर उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। तो आइदर नेगेटिव चार्ज उसके पास है बेटा, नेगेटिव चार्ज है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा आपका, और या फिर उसके पास क्या है बेटा लोन पेयर है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा।
तो इलेक्ट्रॉन रिच चीजों को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। वो नेगेटिव चार्ज वाली चीजें हो सकती हैं या लोन पेयर वाली चीजें हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो इनको न्यूक्लियोफाइल्स कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे तुम्हारे पास है OH माइनस हो गया, CN माइनस हो गया, Cl माइनस, Br माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल्स हो सकते हैं बेटा, ये सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं। या न्यूट्रल वाले भी देख लो, वाटर है लोन पेयर, अमोनिया है बेटा लोन पेयर, एल्कोहल्स हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर वाली चीजें भी न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव कर सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स बेटा इनके अपोजिट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स इनके अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स सर कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रोफाइल्स बेटा बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीजों को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं बेटा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होगा? जिसपे या तो पॉजिटिव चार्ज हो आइदर, और या फिर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये आपके इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बेटा बिहेव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में आप ले सकते हो, हमारे CH3 पॉजिटिव हो गया, NO2 पॉजिटिव हो गया, Cl पॉजिटिव। देखो Cl पे नेगेटिव तो न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव तो इलेक्ट्रोफाइल, दोनों हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कुछ न्यूट्रल भी हैं, जैसे BF3 है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसमें बोरॉन का ऑक्टेट, ठीक है। BCl3 हो गया, BH3 हो गया, ये सब न्यूट्रल आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हो गए, याद रखोगे। तो अभी फिलहाल मैं क्या करने वाला हूं, एक रिएक्शन अपनी कवर कर रहा हूं, छोटी रिएक्शंस हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अभी नहीं ले रहा हूं बेटा, उसके लिए फ्रेश एकदम मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहला हमारे पास जो हम रिएक्शन देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, वो देखेंगे बेटा रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन करा लेते हैं, छोटी रिएक्शन है, आराम से हो जाएगी। तो मेटल के साथ बेटा जब रिएक्शन कराओगे तो एक तो मेटल ले रहा हूं मैं सोडियम, सोडियम रिएक्शन विद सोडियम, देखना Na लिख देता हूं शॉर्ट में, ठीक है। सोडियम के साथ रिएक्शन है एक तो सोडियम के साथ रिएक्शन कैसे है सर? अगर आपने RCl की रिएक्शन सोडियम से कराई, ड्राई ईथर आपको लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि वाटर मीडियम नहीं ले सकते हम, वाटर से सोडियम खुद ही रिएक्ट कर लेगा, इसका नंबर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन यहां पर एल्केन बनेगा, डबल कार्बन एटम वाला बेटा, और इस तरीके से आप इसे बैलेंस कर सकते हो दो लगाकर, ठीक है। तो ये एल्केन बनेगा, डबल कार्बन एटम वाला एल्केन, और इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं बेटा, वुड्स रिएक्शन कहते हैं। फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन चल रहा है ये आप लोगों का। अब इसमें कैसे प्रोडक्ट बनाना है सर? तो बेटा आप क्या करो, CH3 जैसे CH2Cl है, आपको मिल गया सोडियम ड्राईथर, तो आप क्या करो, आप बेटा यहां से ये क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है इसे हटा दो, और कार्बन पर आप एक फ्री रेडिकल बना के ऐसे दो फ्री रेडिकल्स को आपस में जोड़ दो, दो बना लेने, अपनी मर्जी से दूसरा बना लेना, ठीक है। मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है रिएक्शन मिक्सचर में, ये मत कहना दो कहां से आए। तो ऐसे दो बना लेना और दोनों को ऐसे जोड़ देना, तो देखो एक स्ट्रेट चेन बन गई, ब्यूटेन बन गया। एक और करके दिखाता हूं, जैसे ये बन गया, मान लो अब ये होता आपके पास, इसे हटाएं, ये होता CH3 CH CH3 CH2Cl, सेम रिएक्शन कंडीशंस होती बेटा। तो आप क्या करते, यहां से इसे हटा लेते और एक फ्री रेडिकल इधर बना लेते, और ऐसा ही एक और फ्री रेडिकल, देखो पहले इसको बना के रख लो, CH3 CH2, ये बना लिया, फ्री रेडिकल से होती है ये रिएक्शन। और 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बट 1 डिग्री पे ही फोकस रखना। ऐसा ही दूसरा बना लो बेटा, ऐसा ही दूसरा बना लो, आमने सामने करके, ऐसे
आमने सामने करके ऐसे ही दूसरा बना लो, और इन दोनों को जोड़ के फाइनल प्रोडक्ट, इसको हटा दीजिए। तो ये फाइनल प्रोडक्ट ऐसे वुड्स रिएक्शन का हम बना सकते हैं। तो पहला सोडियम के साथ रिएक्शन है जिसमें वुड्स रिएक्शन होती है, एल्केन्स बनते हैं, डबल कार्बन एटम वाले प्रोडक्ट बनाना मैंने सिखा दिया। इसके बाद बेटा जो दूसरा रिएक्शन है मेटल में ही, वो है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ये बढ़िया रिएक्शन है क्योंकि इससे जो चीज बनने वाली है वो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज होने वाली है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर आप RX का रिएक्शन कराते हो मैग्नीशियम से, यहां भी ड्राई ईथर ही लेना है आपको, क्योंकि मैग्नीशियम भी कर लेता है वाटर से रिएक्ट, साथ में जो चीज बनने वाली है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो भी वाटर के लिए काफी सेंसिटिव होती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उस मीडियम वाले वाटर से रिएक्ट कर ले। तो यहां भी आपको ड्राई ईथर लेना है, और यहां जो प्रोडक्ट बनेगा RMgX बनेगा बेटा, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, रिएजेंट। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा, ग्रिग्नार्ड, विक्टर ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिंथेसाइज किया था। आपको याद क्या रखना है, ये जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है ये ऑलमोस्ट आयोनिक बॉन्ड होता है, कलर चेंज करके लिखता हूं, ये बॉन्ड ऑलमोस्ट आयोनिक होता है, बहुत ज्यादा इसमें आयोनिक कैरेक्टर होता है बेटा, जिसकी वजह से चार्जेस आपको ध्यान रखने हैं, यहां पर प्लस और यहां माइनस कार्बन पे। अब मैं जितने भी रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कराऊंगा, जितने भी रिएक्शंस हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बेटा इसके बाद कराएंगे, उन सारे रिएक्शंस में मैं ये चार्ज सेपरेशन यूज करूंगा। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको ऑलरेडी ये चार्ज सेपरेशन बेटा आता है, ठीक है। तो कॉपी कीजिए, ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन्स की। इसके बाद और आ जाओ आगे बेटा, आगे आ जाओ तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी से भी मिल लेते हैं, जो कि आज की हमारी लास्ट प्रॉपर्टी रहने वाली है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन से बेटा मिल लेते हैं यहां पर, ठीक है। या फिर इस चैप्टर में इसका नाम है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी इसको बोलते हैं, नाम से भी आइडिया लग रहा होगा। डीहाइड्रो, हाइड्रोजन भी निकाल रहा हूं और हैलोजन भी निकाल रहा हूं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। डी वर्ड निकल जाता है तो मतलब हम डी वर्ड अगर लग रहा है किसी के आगे तो हम उस चीज को रिमूव कर रहे हैं, जैसे डिहाइड्रेशन में वाटर रिमूव कर रहे हैं, डीहैलोजिनेशन में हैलोजन, डीहाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में बेटा हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव कर रहे हो, ठीक है। रिएक्शन बड़ी इजी सी है। अगर हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, पहले सिंपल वाले एल्काइल हैलाइड से शुरू करता हूं। एल्काइल हैलाइड है बेटा, और इस एल्काइल, हाइड्रोजन जानबूझ के बाहर निकाल के रखा है, कुछ करने वाला हूं इसलिए, और ये हैलोजन है, एक्स, एक्स इज क्लोरीन और ब्रोमीन, ज्यादातर केसेस में क्लोरीन ब्रोमीन लेके चलेंगे बेटा। तो अगर हम किसी एल्काइल हैलाइड को स्ट्रांगली हीट करते हैं, हीटिंग करते हैं बेटा उसकी किसी बेस के साथ, किसी बेस के साथ, और जो बेस आपको मिलेगा वो मिलेगा एल्कोहलिक KOH, ऐसे लिख सकता हूं, या C2H5OH प्लस KOH लिख सकता हूं, कैसे भी लिख के दे सकता हूं। या देखो और लिखने का एक तरीका बताता हूं, इसे ETOH प्लस KOH लिख सकता हूं, ET फॉर इथेनॉल, हीट कर दो। वैसे तो किसी भी बेस के साथ हीट करोगे तो एलिमिनेशन ही होगा, लेकिन हम तो बोला ना मैंने आपको कि मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा तैयार कर रहा हूं, तो आप याद रखेंगे आपको ये मिलने वाला है, एल्कोहलिक KOH या ETOH KOH, और हीटिंग कर दी तो क्या करोगे, हैलोजन और उसके बराबर वाला जो कार्बन है, देखो ये जो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है ये अल्फा कार्बन है बेटा, और अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन है बीटा। तो जो बीटा हाइड्रोजन है और हैलोजन, इसे आप रिमूव कर देंगे
और इन दोनों अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आप लगा देंगे, डबल बॉन्ड बेटा आप लगा देंगे और ये HX बाहर कर दिया। ये जो चीज बनी है इसे एल्कीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं बेटा। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर हमारे पास जो हैलाइड है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिससे दो तरह के बीटा हाइड्रोजन्स जुड़े हैं, तो उस केस में प्रोडक्ट सेटजेफ प्रोडक्ट के हिसाब से बनाएंगे बेटे। क्या कहना चाहता हूं एक बार जल्दी से एक्सप्लेन करता हूं। मान लो हमारे पास CH3, CH2, CHX और CH3 है, और मैं इसको सेम कंडीशंस में एल्कोहलिक KOH के साथ बेटा हीट कर रहा हूं। तो पता यहां क्या होगा? यहां पर हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, और अल्फा से एक बीटा तो ये रहा और एक बीटा ये रहा। दो बेटे हैं इस अल्फा के, दो बेटे हैं, दो बीटा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है बताओ? आप यहां से हाइड्रोजन और हेलोजन हटा दो इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 बेटा। और आपने अगर ये वाला बेटा हटा दिया, ये वाला बेटा हटा दिया आपने HX, तो बीच में डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये जो दो प्रोडक्ट बने, ये जो दो प्रोडक्ट्स बने बेटा, इनमें पहला है आपका 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 भी बोल सकते हो, एक ही बात है, 1 ब्यूटीन। और ये है बेटा 2 ब्यूटीन। मोर स्टेबल इज 2 ब्यूटीन, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स ज्यादा है। याद है हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में एल्कीन्स की स्टेबिलिटी पढ़ रखी है बेटा। तो दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल, और जो मोर स्टेबल एल्कीन होती है उसे हम बेटा सेटजेफ एल्कीन बोलते हैं। इस केस में सेटजेफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगी। ठीक, ऊपर वाली ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा और इसे हॉफमैन एल्कीन कहा जाता है। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जहां नाम याद रखने की जरूरत होगी मैं बताऊंगा कि बेटे ऐसा कर, नाम याद रख ले। ठीक है, फिलहाल मत रखो। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट बोर्ड एग्जाम्स में बनाना है तो आप बेटा सेटजेफ रूल याद रखेंगे। सेटजेफ रूल क्या कहता है? सेटजेफ रूल कहता है कि आपको हाइड्रोजन, सुन लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, या और प्रिसाइज करके लिखता हूं, आपको वो बीटा हाइड्रोजन हटानी है, वो बीटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटाना है, हटाना है जहां पर, जहां पहले से ही कम हाइड्रोजन हो। ऑलरेडी कम हाइड्रोजन पहले से ही है बेटा, हाइड्रोजन है ऑलरेडी, पहले से ही कम हाइड्रोजन है वहां पर, उसी हाइड्रोजन को आप रिमूव करेंगे जहां ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है। मैं एक आध एग्जांपल देकर इस चीज को क्लियर करूंगा। ये हमारी आज की बेटा लास्ट रिएक्शन रहेगी। कुछ क्वेश्चन से मैं इसको और क्लियरिटी देने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। तो जैसे मान लो हमारे पास ये बेटा एक कंपाउंड है और 1 2 3, इसको तो या ऐसे करते हैं, ये वाले मिलेंगे, इनको कराता हूं। ठीक है, ये आपके पास ब्रोमीन है और एल्कोहलिक KOH है, उसमें हाइड्रोजन बन ही नहीं रहे थे ना, तो ऐसे वाले करते हैं। ये हीटिंग हो गई। तो बेटा देखो, सबसे पहले मार्क कर दो अपने कार्बन्स को, आसानी रहती है। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ी है ये अल्फा, एक बेटा इधर है, एक बेटा इधर है, एक बेटा इधर है। ये वाला बेटा अलग है, ये दोनों बेटा एक जैसे है बेटे। पोजीशन वाइज देखोगे, कॉन्फ़िगरेशन वाइज सेम है ये। तो अगर मैं ऊपर वाले बीटा से हटाता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, यहां से हैलोजन और यहां से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा।
इधर या इधर से हटाओ, एक ही बात है बेटे। तो इधर से हटाया तो इधर बना लिया मान लो मैंने। अब देखो कौन सा मेजर है, ये कार्बन था, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे क्योंकि टर्मिनल है। इससे बेटा 2 जुड़ेंगे और इससे भी 2 जुड़ेंगे। तो 2 वाले से हटाओगे तो मेजर बनेगा, और 3 वाले से हटाओगे तो माइनर बनेगा। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोग घर से लगा लें बेटे। ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास रहेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सेम आपको अल्कोहलिक KOH के साथ हीटिंग इनकी करानी है। बताएं क्या प्रोडक्ट्स इसमें आप फॉर्म करेंगे। सेम प्रोडक्ट, सेम रिएक्शन बेटा। यहां पर ये आपको थोड़ा सा इसको और अच्छा सा दिखा देते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे भी। सब लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें बेटा, यही हम लोगों का जो है कोशिश रहेगी, और आप लोगों से एक्सपेक्टेशन भी रहेगी कि आप जो है लगातार पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसको भी सेम आप रिएक्ट कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कवर किए हैं और 2 केमिकल रिएक्शंस भी कवर करी हैं बेटा। इसकी PDF आज टेलीग्राम पर भेज दूंगा, और साथ में होमवर्क भी आज ही आपको मिल जाएगा। NCERT के कुछ से क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के बाद लगाने हैं। आज का प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ SN1 SN2 हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।